हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 21 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जुलाई मंथ का हमारा पेंडिंग रह रहा था, जहाँ पर आज हम लोग 21 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में जुलाई लास्ट वीक का ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बचेगा, उसको भी हम लोग 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगस्त महीने में कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अगस्त महीने में अगस्त मंथ का लास्ट वीक चल रहा है और इसके पहले की सारी वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग जाकर देखिए। जैसे ही अगस्त हमारा कंप्लीट होता है वैसे ही आप लोगों को अगस्त की भी वीडियो मिल जाएगी। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है जहां पर वीकली बेसिस पर हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जाकर उन प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहां पर आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और रही बात पेंडिंग्स की, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, 3 या 4 सितंबर तक का टाइम दीजिए, जहां पर आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। बहुत सारे लोग पीडीएफ की भी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ भी जो है, उन लोगों के क्वेश्चंस ये हैं, उन लोगों की क्वेरीज ये आ रही हैं कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें। और कुछ लोगों की क्वेरीज ये हैं कि पीडीएफ कब तक अपलोड होगी, क्योंकि जो ऑलरेडी लोग पुराने हैं उनको, जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज कर रखा है, उनकी ये क्वेरी है कि जुलाई और अगस्त की पीडीएफ कब आएंगे। तो पहली क्वेरी उन लोगों की जिनको ये नहीं पता कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो हम लोगों ने अपना एक ऐप डेवलप किया हुआ है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाइए और उस ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी। पेड पीडीएफ है ये, जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक की पीडीएफ वहाँ पर है, क्योंकि जुलाई के भी वीडियो पेंडिंग्स हैं। जुलाई के कंटेंट अभी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए जुलाई के वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और अगस्त तो अभी चल ही रहा है, तो अगस्त का वहाँ पर पीडीएफ मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो सिर्फ 2 महीने की पीडीएफ वहाँ पर बच रही है। तो आप लोगों को वो मैंने बताया कि हार्डली 5 सितंबर तक आप लोगों को सारे पीडीएफ कंप्लीट करा दिया जाएगा, ऐप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी पेंडिंग वीडियोस हैं वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं आप लोग ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से पीडीएफ परचेज करिए। जून तक की पीडीएफ अभी आप लोगों को मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी पुराने हैं, जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज कर रखी है, जुलाई और अगस्त की पीडीएफ आप लोगों को हार्डली 5 सितंबर तक मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोगों से ज़्यादा टेंशन मुझे है, क्योंकि मैं अभी तक लगातार सारी चीज़ें रेगुलर करता आया हूँ। लेकिन बताया ना कि कुछ टाइम से, ये अप्रैल के बाद से जैसे कोविड वाला सिनेरियो हुआ, उसके बाद से ना तो टाइम मिल पा रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें मैसअप हुई पड़ी हैं कि टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ। भी पैर में भी चोट वगैरह लगी थी, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोगों को। उसके बाद भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो। सितंबर में आप लोगों का एग्जाम है 25 सितंबर, मैं 15 तक सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो। पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियोस भी मिलेंगे, और भी जो जरूरी चीज़ें मैं समझूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी कि मुझे लगेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं और आप लोगों को अलग से देना चाहिए, तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। और कुछ क्वेरीज लोगों की आ रही है, आरबीआई कहता है सीरीज से लेकर। आरबीआई कहता है सीरीज एक सीरीज है, जो लोग नए हैं उनके लिए बताई जा रही है कि हम लोग वहाँ पर इस सीरीज में आरबीआई कहता है नाम से एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। वहाँ पर 3-4 वीडियोज़ हैं और इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि आरबीआई से रिलेटेड जो आरबीआई की सर्कुलर्स होते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, जो कि किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, खासतौर से स्केल 2 और स्केल 3 वालों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं, काफ़ी डीप में जाकर डिस्कस करते हैं। 3-4 वीडियोज़ ही पड़े हुए हैं, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी मेरे दिमाग में है, एग्जाम से पहले उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का हम लोगों को करना है। लास्ट 6 मंथ हम लोग अभी कवर करेंगे। इसके बाद टाइम अगर बचता है तो फिर हम लोग अप्रैल से पहले फरवरी, मार्च और जनवरी का भी करेंगे। और अप्रैल से लेकर अगस्त तक, सितंबर तक के बीच में मुश्किल से 25-30 ही गाइडलाइंस या सर्कुलर्स होंगे आरबीआई के, ठीक है। उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाकर रखें, ठीक है। चीज़ें आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक। तो मोटा मोटा एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देनी थी, जो आप लोगों की क्वेरीज आती हैं मेरे व्हाट्सएप पर आ जाती हैं और यूट्यूब की वीडियोस के नीचे कमेंट में आते हैं, तो सबका कई बार रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना, व्हाट्सएप पर भी और वहाँ पर भी। तो मैं हालांकि मैं देखता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उन सारे क्वेरीज को, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग वीडियो के जरिए यहाँ से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक ही वीडियो में एक ही टाइम पर सारे लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल सबका रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और उतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि अपने और भी काम होते हैं, उसके बाद कंटेंट भी बनाना होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए, चीज़ें आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक। अब आज हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो की 15 से लेकर 21 जुलाई तक की यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। 57 क्वेश्चन हम लोगों ने जुलाई महीने में डिस्कस कर लिया था। 58वां क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा। हमारे स्क्रीन पर है ये, और देखो इसमें क्या बोला गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, a member of World Bank Group, has invested $16.5 million in which organization to increase COVID-19 testing in India? विश्व बैंक समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने भारत में कोविड-19 परीक्षण बढ़ाने के लिए किस संगठन में $16.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मेड जीनोमी
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बस क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, इसके आगे इसमें और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखो और आगे बढ़ो। यहाँ पर बात हुई इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन की। ठीक है ना, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है। और अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट इसके कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, इसी में उम्मीद करूँगा। अगला देखते हैं। नेम दी लातूर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक हुज लाइसेंस वाज कैंसल्ड बाय RBI इन जुलाई 2021 ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल एंड अर्निंग्स। लातूर महाराष्ट्र स्थित उस बैंक का नाम बताइए जिसका लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी और कमाई का जरिया नहीं होने के कारण जुलाई 2021 में RBI द्वारा रद्द कर दिया गया था। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, BR एक्ट 1949 के सेक्शन 56, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 और 5B, ठीक है ना, सेक्शन 56 और 5B के तहत में ये लाइसेंस कैंसिलेशन किया गया है RBI के द्वारा। महाराष्ट्र लातूर बेस्ड बैंक है ये, तो ये भी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई। ठीक है ना, तो बस ये नाम आप लोग याद रखना कि किस लिए इसका कौन सी बैंक का लाइसेंस RBI के द्वारा कैंसिल किया गया था जुलाई में, और क्यों कैंसिल किया गया था इसके बारे में तो क्वेश्चन में ही बता दिया गया कि इनसफिशिएंट कैपिटल एंड अर्निंग, ना तो उसके पास प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी और ना ही कमाई का कोई जरिया था, इस वजह से इसका लाइसेंस RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। Which payment system operator has been restricted from onboarding new domestic customers from July 22, 2021 by the RBI due to non-compliances with the RBI's directions on storage of payment system data? भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर RBI के निर्देशों का पालन न करने के कारण RBI द्वारा 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान प्रणाली ऑपरेटर को नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रही है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो बस आसान भाषा में क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि किस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को 22 जुलाई 2021 से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है जिससे कि वो नए डोमेस्टिक कस्टमर्स को ना जोड़ सके। ठीक है ना, RBI के द्वारा, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। ये डेट याद रखना आप लोग, 22 जुलाई 2021, क्वेश्चन में इसीलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, 22 जुलाई 2021, ये डेट याद रखना। 22 जुलाई 2021 से RBI के द्वारा मास्टर कार्ड को नए डोमेस्टिक कस्टमर्स जोड़ने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया। तो डेट आप लोग ध्यान से रखना। और नए कस्टमर्स को जोड़ने से क्यों मना किया गया है मास्टर कार्ड को, तो ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया, क्योंकि क्या दिया गया, ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस विद RBI's डायरेक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा। ठीक है ना, RBI का जो डायरेक्शन है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा को लेकर, उसका पालन नहीं करने के कारण जो है ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 17 के तहत में RBI के द्वारा ये रिस्ट्रिक्शन जो है मास्टर कार्ड पर लगाया गया है। मास्टर कार्ड की यहाँ पर बात हो रही है तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूयॉर्क USA में इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर हो जाएगा। और हेडक्वार्टर अगर इंडिया की हम लोग बात करते हैं, इंडिया में इसका कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये डेट आप लोग याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। RBI हैज एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन फॉर बैंक्स टू यूज लॉकेबल कैसेट्स इन ATMs टू व्हिच डेट? RBI ने बैंकों को ATM में कैश भरने के लिए लॉकेबल कैसेट के इस्तेमाल को लागू करने की समय सीमा किस तारीख तक बढ़ा दी है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये RBI का नोटिफिकेशन ही है। ठीक है ना, RBI का एक नोटिफिकेशन ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं देने के लिए, इसलिए हम लोगों ने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लिया। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होता तो इसको हम लोग अलग से डिस्कस करते। ठीक है, तो RBI का नोटिफिकेशन है, तो ध्यान से सुनो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो अभी करंट में क्या होता है, अभी वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम ATM में जो होता है पैसा भरने के लिए ओपन कैश टॉपअप का ही यूज़ करते हैं। जो भी हमारे ATMs होते हैं उसमें जब पैसा डालना होता है तो आप लोग देखते हैं कि एक वैन आती है और 4-5 उसके साथ बॉडीगार्ड वगैरह रहते हैं, गन वगैरह लेकर एक बड़ा सा बॉक्स वगैरह लेकर जाते हैं, शटर गिरा देते हैं और अंदर में पैसा वैसा डालते रहते हैं। ठीक है ना, जब पैसा वैसा डाल लेते हैं आधे घंटे के बाद तो खोल खाल के बाहर आते हैं कि भैया चलो जाकर पैसा निकालो। ठीक, तो अभी जो करंट में क्या होता है कि ज़्यादातर ATM यही सारी पॉलिसी जो है अडॉप्ट की हैं, इसी तरीके से करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन कैश टॉपअप। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस अभी तक होता है आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन कैश टॉपअप। तो ज़्यादातर ATM जो है अभी ATM में पैसा डालने के लिए ओपन कैश टॉपअप का ही यूज़ करते हैं। इसी के जरिए मशीन में कैश डाला जाता है और बाद में इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो
एटीएम में कैश डालने के इस मौजूदा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, जो ये ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, जो ये ठीक है, जो परंपरागत ये परंपरागत मेथड ये जो चल रहा है कैश में डालने का, बैंक बैन वगैरह लेकर जो आते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि एटीएम में कैश डालने के समय केवल और केवल लॉकेबल कैसेट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर से सुनो आप लोग, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है लॉकेबल कैसेट्स। ध्यान से सुन, ये पानी देना यार, ध्यान से सुनना, लॉकेबल कैसेट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। एटीएम में कैश डालने के समय अब आरबीआई ने ये बोल दिया है कि जो ओपन कैश टॉपअप प्रणाली होती है, जो इस तरीके से खुले में मतलब ऐसे लोग आते हैं पैसे वैसे डालते हैं, आरबीआई ने अब उसको डालने के लिए मना कर दिया है, मना कर रहा है कि इस तरीके से आप लोग एटीएम में पैसे मत डालो, ठीक है ना। एटीएम में कैश डालने के समय अब केवल और केवल लॉकेबल कैसेट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसी लॉकेबल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के दौरान बैंकों को हो रही परेशानी को देखते हुए आरबीआई ने इसको इम्प्लीमेंट करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? 31 मार्च 2022। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। एटीएम में लॉकेबल कैसेट को यूज़ करने की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है लॉकेबल कैसेट, ठीक है ना। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है लॉकेबल कैसेट। तो लॉकेबल कैसेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा समझते हैं जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ, ठीक है ना। तो देखो, एक प्रकार से ये कैसेट का टाइप होगा। देखो यहाँ पर एक कैसेट का टर्म लिखा गया है ना, कैसेट लिखा गया है ना यहाँ पर। तो ये एक प्रकार से जो ये लॉकेबल कैसेट होगा, एक प्रकार से कैसेट के टाइप में होगा, ठीक है, जिसमें कि पैसा पहले से ही भरा रहेगा, ठीक है ना। बस केवल इसे जाकर एटीएम में डालने की ज़रूरत होगी, ठीक। थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और आम बोलचाल की भाषा में, आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे चीज़ें और आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे पहले कैसेट नहीं होता था, टेप रिकॉर्डर जो होता था उसमें कैसेट नहीं होता था। जो कैसेट होता था उसमें रील वगैरह रहती थी, उसमें गाने भरे रहते थे। उस कैसेट को चाहे आप मेरे टेप रिकॉर्डर में लगा दो, अपने टेप रिकॉर्डर में लगा दो, या किसी और के टेप रिकॉर्डर में लगा दो, फिर वो चलने लगता था। तो जो कैसेट है उसी तरीके से ये लॉकेबल कैसेट रहेगी, और उस कैसेट में क्या है कि पैसे भरे रहेंगे, और उस पैसे को हम लोग चाहे जिसके भी एटीएम में लगा देंगे, फिर वहाँ से कैश निकलने लगेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा गनर वगैरह ले आने की जरूरत भी नहीं होगी कि शटर बंद करना ये करें। नॉर्मल एक तरीके से जाकर एटीएम खोला, कैसेट को सीधे अंदर डाला, 5 मिनट के अंदर बाहर आ गया। जैसे आप लोग के घर में प्रिंटर होगा, आप लोगों के ऑफिस में प्रिंटर होगा, तो उसकी कार्टेज नहीं रिफिल कराते हैं, रिफिल करा कर लाए, सीधे कार्टेज उसमें डाला, प्रिंट निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से लॉकेबल कैसेट होगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लॉकेबल कैसेट क्या होती है, किस तरीके से काम करेगी, आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। डेडलाइन आप लोग याद रखना 31 मार्च 2022। बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से चीज़ें आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। डीके मोहंती, मैं नाम एक लिख रहा हूँ, सुनो इसको ध्यान से, समझो क्या है ये। डीके मोहंती जी क्या हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ डीके मोहंती जी के बारे में। डीके मोहंती जी की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, ठीक है ना, और उस कमेटी का क्या नाम था? कमेटी ऑन करेंसी मूवमेंट, जिसको हम लोग CCM शॉर्ट में लिखते हैं, कमेटी ऑन करेंसी मूवमेंट। डीके मोहंती जी की अध्यक्षता में एक कमेटी थी जिसका नाम था कमेटी ऑन करेंसी मूवमेंट। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 2018 में आरबीआई ने सभी बैंकों से अपने एटीएम में लॉकेबल कैसेट्स, 2018 में इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई ने सभी बैंकों से अपने एटीएम में लॉकेबल कैसेट यूज़ करने के लिए बोला था। फेज़ वाइज इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। ऐसा नहीं था कि एक ही डेट बता दी कि भैया कल ही आप लोग कर दो, तो ऐसा नहीं किया गया था। फेज़ वाइज बोला गया था, जिसमें पहले इसकी डेडलाइन थी 31 मार्च 2021, ठीक है ना। पहले इसकी डेडलाइन थी 31 मार्च 2021 तक, ठीक। 31 मार्च 2021 तक इसे कंप्लीट हो जाना था, लेकिन 31 मार्च 2021 तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। बैंकों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च की जो डेट है 2021 की, इसको बदलकर 31 मार्च 2022 एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। और डीके मोहंती जी का नाम आप लोग याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में एटीएम्स में लॉकेबल कैसेट यूज़ करने के लिए आरबीआई ने अपना सर्कुलर जारी किया। तो डीके मोहंती जी की अध्यक्षता वाली कमेटी थी, और उस कमेटी का नाम क्या था? कमेटी का नाम भी आप सुन लो, कमेटी ऑन करेंसी मूवमेंट, CCM शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बता दी गई है। कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पीछे करना और आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। जो लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, नोट डाउन इसको करते हुए चलो। मुरारी बापू की कथा की तरीके से वीडियो मत सुनो, लास्ट में सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरीके से पंजीरी और चरणामृत नहीं मिलेगा। अपने हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, जो मैं पीछे पढ़ाया रहता हूँ, उसके आंसर्स बहुत ही कम लोग दे पाते हैं।
ज़्यादातर लोग केवल कथा कहानी के तरीके से सुन रहे हैं, उनको या तो आंसर पता नहीं होता या फिर वो आंसर देना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई मत करो। अगर कोई चीज़ मैं पूछता हूँ किसी भी वीडियो में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश किया करो। कहीं ना कहीं आप ही का बेनिफिट उसमें रहने वाला। दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश किया करो कि जो मैंने पीछे देखा है क्या मुझे अभी याद आ रहा है सडन की नहीं। अगर यहाँ पर नहीं याद आ रहा है तो फिर एग्जाम में याद नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च 2022 इसका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। व्हिच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड बैंकिंग सोल्यूशन टू इट्स यूजर्स। अपने उपयोगकर्ताओं को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी। बस क्वेश्चन याद रखो, आंसर याद रखो, सॉफ्टवेयर का नाम याद रखो, ये सारी चीज़ें, बस बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ICICI बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। हम है ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन हो जाएगी। संदीप बख्शी ये जो है ICICI बैंक के MD और CEO होंगे। नेक्स्ट, हु विल को चेयर द एक्सपर्ट कमेटी अलॉन्ग विद काकू नखाते constituted by the IFSCA for the development of the longevity financial hub in GIFT IFSC। ठीक है, गिफ्ट IFSC में लॉन्गेविटी फाइनेंशियल हब के विकास के लिए IFSCA द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सह अध्यक्षता काकू नकाटे जी के साथ में कौन करेगा। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा गोपालन श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर ई। गोपालन श्रीनिवासन ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। गिफ्ट सिटी की रेगुलेटर कौन है ये आप लोग बताओ। गिफ्ट सिटी की जो रेगुलेटर है वो है IFSCA। ठीक है, IFSCA जो है ये गिफ्ट सिटी के रेगुलेटर है। और इसी IFSCA ने भी गिफ्ट सिटी में लॉन्गेटिविटी फिनेंस हब के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, लॉन्गेटिविटी फिनेंस हब के डेवलपमेंट के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई हुई है। ठीक है, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की सह अध्यक्षता जो है काकू नखाटे जी के साथ में गोपाल श्रीनिवासन जी भी करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम आप लोग याद रखना, काकू नखाटे और गोपाल श्रीनिवासन, दोनों लोग की सह अध्यक्षता है इसमें। ठीक है, और इस कमेटी का नाम याद रखना। ये सब सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई, क्या इसका काम है। और काकू नखाटे जी की यहाँ पर बात हो रही है, तो काकू नखाटे जी हैं कौन, क्यों इनको इस कमेटी का को चेयर इनसे मतलब सह अध्यक्षता इनसे कराई जा रही है। तो काकू नखाटे जी जो हैं वो बैंक ऑफ अमेरिका के इंडिया हेड हैं ये। ठीक है ना, ये बैंक ऑफ अमेरिका के इंडिया हेड हैं ये। और गोपाल श्री कृष्णन जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये NIACL के एक्स CMD हैं ये। ठीक है ना, NIACL के एक्स CMD हैं ये। ठीक, और यहाँ पर बात हो रही है किसकी, IFSCA की। तो IFSCA का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, पता है तो कमेंट कर, नहीं पता होगा मुझे पता है, मैं बता ही दे रहा हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, और इसका चेयरपर्सन कौन हो जाएगा IFSCA का। IFSCA के चेयरपर्सन जो है वो इंजेती श्रीनिवास हो जाएंगे। ठीक है, इंजेती श्रीनिवास ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक, और गिफ्ट सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है, कहाँ पर ये मतलब डेवलप की जा रही है, ये आप लोग कमेंट कर फटाफट मुझे बता दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 16th एडिशन ऑफ द वर्चुअल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया एंड अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप। भारत और अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर आभासी भारतीय उद्योग परिसंघ निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया CII एग्जिम बैंक सम्मेलन के 16वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था। एडिशन है आप लोग याद रखना, कौन सा एडिशन था ये, 16th एडिशन था। ठीक है ना, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इसमें पूछा गया विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और 13 से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो है ये कॉन्क्लेव हुआ था। और इस कॉन्क्लेव की थीम क्या थी ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो इस कॉन्क्लेव की जो थीम थी वो थी हार्सनिंग द अफ्रीका इंडिया अपॉर्चुनिटी कनेक्ट क्रिएट एंड कोलेबरेट। फिर से सुन लो आप लोग, हार्सनिंग द अफ्रीका इंडिया अपॉर्चुनिटी कनेक्ट क्रिएट एंड कोलेबरेट। ठीक है, ये आप लोग जो लोग PDF वगैरह नहीं परचेज करते हो आप लोग उसको लिख भी लेना। ठीक है, और बाकी जो लोग PDF परचेज करोगे वहाँ पर आप लोगों की सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी और उनके लिए है। जो लोग नहीं करते हैं परचेज तो लिख लेना आप लोग, ऐसा ना कि सुनकर जाओ और वहाँ पर एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को याद ना रहे। ठीक है, और पहला CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये 2005 में हुआ था। ठीक ना, 2005 में पहला कॉन्क्लेव हुआ था और इस बार ये 16वां हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका आंसर हो जाएगा। और एस जयशंकर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ठीक है ना, ये लोकसभा से हैं कि राज्यसभा से हैं। अगर लोकसभा से हैं तो इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, राज्यसभा से हैं तो कहाँ से कौन से स्टेट से राज्यसभा में, आप लोग कमेंट कर बता दो अगर याद आ रहा है तो। नेक्स्ट देखेंगे, Which bank has partnered with Visa to issue credit cards following the restrictions issued by RBI on Mastercard? मास्टर कार्ड पर RBI द्वारा जारी प्रतिबंधों का पालन करते हुए
क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किस बैंक ने वीज़ा के साथ में भागीदारी की है? आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आरबीआई ने भी मास्टर कार्ड, अभी पिछला लास्ट टू लास्ट 2-3 क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था ना कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, और वो प्रतिबंध की डेट क्या थी आप लोग बताओ, अब यहाँ पर बताओ, आप लोग रिकॉल करो अपने दिमाग में कि मास्टर कार्ड पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है ना, तो आरबीआई ने क्योंकि मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया था नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आरबीएल बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा के साथ में पार्टनरशिप कर लिया हुआ है, यही इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, वीज़ा के साथ में आरबीएल बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आरबीएल बैंक इसका आंसर होगा। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर, टैग लाइन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, एमडीसीओ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और मास्टर कार्ड पर कौन सी डेट से जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है कि कौन सी डेट से मास्टर कार्ड जो है नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकेगी, वो आप लोग फटाफट कमेंट करके यहाँ पर बताओ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। Which bank has launched FEDI and AI powered virtual customer assistance for banking related queries? किस बैंक ने बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए ग्राहकों की सहायता के लिए फेडी AI संचालित आभासी ग्राहक सहायता शुरू की है? ये इसमें पूछा गया है, और फेडरल बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ही फेडरल बैंक। बस इतना जानो, इससे ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, ये जानो और ये जानो, इसके अलावा और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, बाकी इन सब के हेडक्वार्टर वगैरह आपको पता होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, Which bank has signed an MOU with NABARD to improve priority sector lending in महाराष्ट्र? किस बैंक ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में सुधार के लिए नाबार्ड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इसमें पूछा गया है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। इस एमओयू के साइन हो जाने के बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाबार्ड के साथ मिलकर महाराष्ट्र के रूरल एरियाज़ में काम करेगी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एएस राजीव जो हैं वो इसके कौन हो जाएंगे? एमडी और सीईओ हो जाएंगे। वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 सितंबर 1935 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक। ठीक, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दिया। बाकी बड़ौदा, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसे मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में मैं जो भी उसका आंसर होता है, जो भी बैंक उसकी आंसर होती है, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो अब तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट वगैरह भी करते रहा करो, रिकॉल अपने दिमाग में सारी चीज़ें हर क्वेश्चन के साथ में करते रहा करो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। After the recent amendment in PFRDA Pension Fund Regulations 2015, what is the increased modified FDI limit in the pension fund management under the National Pension System (NPS)? PFRDA पेंशन फंड विनियम 2015 में हालिया संशोधन के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में बढ़ी हुई संशोधित एफडीआई की सीमा क्या है? इसमें ये जानना चाह रहा है कि जो पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उसमें एफडीआई की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है न्यू पेंशन फंड के स्कीम के तहत में जो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक ना, न्यू पेंशन स्कीम के तहत में जो पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनमें जो है एफडीआई की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है नए अमेंडमेंट के बाद, यही इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 74% ऑप्शन नंबर डी, 74% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पहले कितना था? ये 49 था। ठीक है ना, तो 49% से बढ़ाकर इसको 74% कर दिया गया है। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, कितना पहले था और कितना बढ़ाकर क्या कर दिया गया, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो पीएफआरडीए ने एनपीएस फंड मैनेजर्स यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो होता है एनपीएस फंड मैनेजर्स की एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है। ठीक है ना, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेशंस 2015 में अमेंडमेंट करने के बाद में ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद में, कौन से रेगुलेशंस में अमेंडमेंट के बाद में ये एफडीआई लिमिट जो है इसको 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेशन 2015। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट करने के बाद में एफडीआई लिमिट को 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। ठीक, और बताना कि बढ़िया क्वेश्चन हो, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। अमेंडमेंट के बाद में और क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें और अमेंड हुई हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नेशनल पेंशन स्कीम के पास में अभी टोटल 7 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। ठीक है ना, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम इसके पास में, नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसके पास में टोटल 7 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। और लोगों को अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी पेंशन फंड मैनेजर चूज़ करने की आज़ादी होती है। ठीक है ना,
और इसके तहत में एसबीआई पेंशन फंड को डिफ़ॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर के रूप में मतलब सेलेक्ट किया गया है। अगर इन 7 पेंशन फंड मैनेजर्स में से कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी को चूज़ नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एसबीआई पेंशन फंड जो है उसको ऑलरेडी मतलब ये सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, और ये 7 पेंशन फंड मैनेजर्स के नाम क्या है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनना, लिख पाना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग सुनो, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, ठीक है, एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर, एसबीआई पेंशन, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन, ये 7 पेंशन फंड मैनेजर हैं, जिसमें से कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा और आदित्य बिरला, ठीक है ना, इन 7 में से ये 4 नाम जो मैंने लिए, ये इन चारों में ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। किन चारों में ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फिर से सुन लो आप लोग, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा और आदित्य बिरला सन लाइफ, इसमें जो है इन चारों में से ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो एफडीआई लिमिट बढ़ने से तो इनका फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब ये लोग जो 49 से 74% तक एफडीआई लिमिट इसमें बढ़कर की जा सकती है। ठीक है, तो बस 74% इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें नेशनल पेंशन सिस्टम की, नेशनल पेंशन स्कीम की, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। 2004 में, ठीक है ना, 2004 में पेंशन माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन बंद कर दी गई थी। 2004 में पेंशन बंद करने के बाद में पब्लिक सेक्टर के लिए जो है इसकी नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी। और 2009 में, 2004 के बाद में 2009 में इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कर दिया गया। ठीक है, 2004 के बाद में 2009 में इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी शुरू कर दिया था। तो बस कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो जाएगा 74% हो जाएगा, 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई गई है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में, वीडियो एक बार पीछे कर देखो और सुनो, फिर से सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। To protect the interest of investors in securities, which organization has introduced a new standardized expected loss EL based rating scale for the credit rating agencies CRAs? प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए किस संगठन ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज CRAs के लिए एक नया मानकीकृत अपेक्षित हानि आधारित रेटिंग स्केल पेश किया हुआ है? हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे, हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ लेना, इंग्लिश से चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाती हैं। और इसका जो आंसर होगा सेबी, ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सेबी इसका आंसर हो जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स की रेटिंग के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा ये EL बेस्ड रेटिंग स्केल यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, ये EL बेस्ड रेटिंग स्केल कब यूज़ किया जाएगा आप लोग को बता दिया गया। ठीक है, 7 लेवल तक इसकी स्केलिंग होगी, EL1, EL2, EL2, EL3, इस तरीके से करते करते ये EL7 तक इसके द्वारा रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। सेबी CRA रेगुलेशन 1999 एक्ट के थ्रू। ठीक है, कौन से रेगुलेशन एक्ट के थ्रू? सेबी CRA रेगुलेशन 1999 एक्ट के थ्रू सेबी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो रेगुलेट की जाती हैं। ठीक है, और क्रिसिल जो है वो इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम बताओ, तो उस कंडीशन में उसका आंसर होगा क्रिसिल। क्रिसिल जो है वो इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोगों को कमेंट कर बताना है। क्रिसिल का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, क्रेडिट रेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये क्रिसिल का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्रिसिल का हेडक्वार्टर इस समय वर्तमान में क्या मतलब अभी कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, ये आप लोग कमेंट कर बताओ। ठीक है, और इसके साथ साथ में RBI, सेबी, नाबार्ड और सिडबी, इनका सबका हेडक्वार्टर, इनके चेयरपर्सन, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। पैरेलली इन सारी चीज़ों को भी रिकॉल करते हुए चलो। फिनेंस मिनिस्टर कौन है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फिनेंस मिनिस्ट्री में, ये सारी चीज़ें कि क्वेश्चन के साथ में रिवाइज फटाफट करते हुए आप लोग चला करो। अगला देखेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च ए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर डेली स्पेंडिंग ऑन फ्यूल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ईंधन पर दैनिक खर्च के लिए एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और ICICI बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ICICI बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड नाम से ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा।
किस नाम से ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा? फिर से सुन लो आप लोग, ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड नाम से ये को ब्रांडेड कार्ड जो है ये लॉन्च किया जाएगा और इसके माध्यम से फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, ई-कॉमर्स आदि इन सभी के और भी जो इस तरीके की पोर्टल्स होते हैं उन सभी के बिल जो है पे किए जा सकेंगे। और HPCL की अगर हम लोग बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो HPCL का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में होगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुकेश कुमार सुराना वो HPCL के चेयरमैन हो जाएंगे। और HPCL के बारे में मैंने बता दिया, और क्योंकि ICICI बैंक इसका आंसर है तो ICICI बैंक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका भी हेडक्वार्टर होगा, इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है। संदीप बख्शी ये जो है इसके MD और CEO हो जाएंगे। हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। बाकी और भी जो बैंकें हैं इनके बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, Which bank has signed an MOU with the Indian Navy to offer a salary account to Indian Navy personnel? भारतीय नौसेना कर्मियों को वेतन खाते की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडियन नेवी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है ना, कौन से बैंक ने इंडियन नेवी के साथ में पार्टनरशिप किया है ये इसमें पूछा गया है। और कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर भी होगा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होगा ये, इसके तहत में जो है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलेगा। 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट इस पर मिलेगा। फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी भी होगी इसमें। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई है तो फिर कोटक महिंद्रा के बैंक के बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग जानते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। उदय कोटक इसके MD और CEO हो जाएंगे। लेट्स मेक मनी सिंपल ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। लेट्स मेक मनी सिंपल ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में मैंने बताया। PNB, इंडियन बैंक, HSBC और इंडसइंड बैंक के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नेम्ड आरोग्य रक्षक हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी? किस बीमा प्रदाता कंपनी द्वारा आरोग्य रक्षक नामक एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। और इसके तहत में इसकी एज लिमिट क्या होगी? 18 से 65 साल तक के लोगों के लिए पॉलिसी होगी, ठीक है ना। अब इसके प्लान वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हमको है नहीं, हमको प्लान बेचना नहीं है, हमको बस जितना जानना है ये नाम याद रखना है और किसके द्वारा लॉन्च की गई बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो LIC का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। LIC के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो MR कुमार जो है वो LIC के चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी LIC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से के लिए हैं और ये पिछले वीडियोस में बताए जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पहले कभी न कभी बताया जा चुका है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में दो मुझे। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि LIC जो है अपना IPO ला रहा है, ठीक है ना। और ये IPO लाने के लिए इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी किए हैं, LIC एक्ट वगैरह में जो है कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी किए गए हैं, ठीक है। तो उस अमेंडमेंट के हिसाब से LIC में कौन सी पोस्ट खत्म कर दी गई? पहली बात ये बताओ कि LIC की कौन सी पोस्ट खत्म कर दी गई नए अभी हाल फिलहाल में हुए अमेंडमेंट के द्वारा। दूसरा, LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, बढ़ाया गया है या घटाया गया है? बढ़ाकर कितना कर दिया गया है और घटाया गया है तो घटाकर कितना कर दिया गया है? और LIC एक्ट कौन से ईयर में आया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका भी आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करो, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, उसमें क्या बोला गया है। Which bank has partnered with SMC Global Securities to offer online trading services to its customers? अपने ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D धनलक्ष्मी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में होगा, ठीक है। शिवम JK ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की भी बात हो रही है, ठीक है। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की भी बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ठीक। और इसका जो आंसर धनलक्ष्मी बैंक हो जाएगा। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई। एक्सिस कर्नाटका बंधन और देना बैंक के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा वो, ठीक है ना। अगले और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या बोला गया है। दी 27th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGETI 2021 कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज हेल्ड फ्रॉम जुलाई 12 to 14, 2021 वाज चेयर्ड बाय व्हिच कंट्री, ठीक है ना। 27वीं मीटिंग हुई थी। अभी किसकी मीटिंग हुई थी? ब्रिक्स CGETI की। और ये कब हुई थी? 12 से लेकर 14 जुलाई के बीच में। और ये किस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, यही इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इंडिया। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो है 2021 के लिए इंडिया के पास में है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ भी अगर कुछ होता तो आप समझ लो कि
एक इंडिया में ही उसको आयोजित किया गया होगा या इंडिया के द्वारा ही उसकी अध्यक्षता की गई होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो ब्रिक्स टावर संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया की अभी जो जितने भी देश दिए गए हैं इनकी कैपिटल करेंसी भी आप लोग पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के साथ अगर कोई भी नई बैंक आप लोगों को सामने आती है तो उन सभी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनकी स्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, MD CEO कौन है, टैगलाइन क्या है, इस तरीके से आप लोग याद किया करो, उसी टाइम पर रिकॉल कर लिया करो। और अगर कोई नई कंट्री अगर आप लोगों के सामने आती है तो उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, कम से कम इतना तो आप लोगों को याद हो। कोई भी इंडियन स्टेट आता है तो वहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, रामसर साइट्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसी टाइम पर अगर आप लोग रिकॉल करते हुए चलेंगे तो अलग से PDF लेकर रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी कि कैपिटल करेंसी आप लोग याद कर रहे हो, हेडक्वार्टर याद कर रहे हो, टैगलाइन याद कर रहे हो। और ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, शक्तिमान टाइप वाली हैं ये। और एक नया क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता तो 1-2 नंबर यहाँ से आप लोगों को इजीली मिल सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत होंगे तो लिटरली आप अपने आप को खुद माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ें अगर आपकी गलत हो जा रही हैं तो फिर आप समझ लो कि तैयारी भी नहीं सही और आप कंपटीशन में कितना पीछे हो जाओगे ना, फिर वो भी आप उसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इस तरीके से कम छोटे मोटे क्वेश्चन तो ना ही गलत हो, ठीक। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और आज हम लोगों ने 21 जुलाई तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हम लोग 22 जुलाई से लेकर कंप्लीट जुलाई करेंगे। उसके बाद में अगस्त का जो पेंडिंग रह रहा है वो भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। RBI कहता है वाली सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, वो भी आप लोगों को मिलेगा। 4 या 5 सितंबर तक का टाइम दे दो आप लोग, सारे वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे, सारे PDFs आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। कुछ भी पेंडिंग आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप जाकर आप लोग डाउनलोड करिए और जून तक की PDF वहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर उन सारे PDFs को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।